नहीं इसको आप इस तरह से कहिए कि फिलोसोफर जो होता है वो दर्शन शास्त्र है। जी, हमें देखने का ही शास्त्र मैंने पढ़ा है। जय हिंद दोस्तों, चेतना जागृति मंच पर आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अभी मैं उपस्थित हूँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर के एरिया में, और मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाऊंगा यानी कि आपकी कॉन्सेप्ट को जो है सो बदल के रख देगा। जैसा कि अक्सर हमारे बिहार के अंदर लोग ये मानते हैं कि पढ़ लिख कर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही भागता है, और उनका ये सोच है कि बिहार के अंदर कोई भी ऐसा जो डेवलप वर्क नहीं है जिसके कारण मुझे जॉब प्राप्त हो। तो आइए मैं इस सोच को किस प्रकार आप बदल सकते हैं, मैं आज ऐसे आइकॉनिक शख्स से मिलवाने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको भी और देखकर काफ़ी पॉजिटिव विचार आपके मन में आए। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्कार सर, चेतना जागृति मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपका एजुकेशन कितना है ये तो बता दीजिए। कारण कि ऐसा मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ और आप मेरे वीडियो के माध्यम से देखिए कि आप सोच रहे होंगे कि जो शख्स यहाँ पर बैठे हुए हैं वह पुअर एजुकेशन से होगा, लेकिन इनकी जब एजुकेशन के बारे में आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी एजुकेशन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये मौलिक यानी कि प्रकृति के नेचर के बीच में बैठ के कम संसाधनों के बीच किस प्रकार अपने रोजगार को जो है सो डेवलप करते हैं और कईयों को रोजगार देते हैं, और तो इनके बारे में इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखिए, मेरा तो फिलोसॉफी बैकग्राउंड रहा है। देखिए सुन लीजिए आप। तो मैंने अपनी पढ़ाई 12th की पढ़ाई साइंस में की, फिर फिलोसॉफी में आगे की पढ़ाई की है। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, इंटरव्यू तक पहुंचा, और अभी जब लोगों ने कहा कि तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और कमाना चाहिए, तो मुझे लगा कि ठीक है, कमाना तो आसान काम है, वो हो ही जाएगा। क्या एक ग्रुप में एक बड़े समूह के तौर पे कुछ किया जा सकता है। तो समूह के तौर पे काम करने के लिए हमारा एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास है जी, यानी कि फन विथ स्टडी। हाँ। क्या ऐसा भी हम बोल सकते हैं? उसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट विद स्टडी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वो जो एम्प्लॉयमेंट जो है, जो रोज़गार है, यदि हम खुद को रोज़ इस तरह से सोचें कि हम आज खुद को क्या काम दे रहे हैं और आज जो हमने जो काम दिया उसका हमें क्या रिवार्ड मिलना चाहिए। हम सोसाइटी को रिवार्ड देते हैं, पुरस्कार देते हैं, हम कभी खुद को पुरस्कार नहीं देते, हम ऑल इज वेल नहीं बोलते हैं। और जब हम खुद को ऑल इज वेल बोलेंगे कि भाई आज हमने ये पॉजिटिव काम किया, इसका हमें ये रिवार्ड मिलना चाहिए, और वो रिवार्ड यदि हमें मिलने लगेगा, कभी पैसों में मिलेगा, कभी इमोशन में मिलेगा, कभी लोगों के अप्रिसिएशन में मिलेगा, तो वो हमें आगे करने के मोटिवेट करेगा। तो हम लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप तैयार किया है, और हमारी कोशिश होती है कि हम एक एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, और जो गाँव के बुज़ुर्ग हैं उनके एक्सपीरियंस को ले सकें। आज क्या हुआ कि जो गांव के बुजुर्ग थे वो हाशिए पे चले गए, तो उन्होंने जो पूरे लाइफ जिस एक्सपीरियंस को गेन किया वो हम एक झटके में कहते थे आपको क्या पता है। और जैसे मैंने जब यहाँ आया और खेती करना शुरू किया, तो मैं अक्सर बूढ़ों से पूछता कैसे खेती करते हैं, तो वो कहते हैं बड़ी छोटी छोटी कहावतें होती है, 3 कमनी 13 चास तो करी मरुआ क्या। सुनना है, जैसा कि एक मैथिली में कहावत है जिनको सर जी ने बताया। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि जब आपको यदि मड़वा की खेती करनी है तो इस तरह का पेड़ तैयार होना चाहिए। लोग कहते हैं कि जब हाथ पे घास लगने लगे तब गेहूं की बुआई करनी चाहिए। जो नए लोग हैं वो फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, वो टाइमिंग को देख रहे हैं, वो क्लाइमेट को नहीं देख रहे हैं। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार जो है सो खेती। तो विज्ञान के साथ साथ अनुभव भी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास तभी हो सकता है और एडिक्वेट विकास तभी हो सकता है जब बुजुर्गों का अनुभव और युवा पीढ़ी का विज्ञान दोनों एक साथ आएगा, तब विकास होगा। तो जैसा कि सर आज के युवा पीढ़ी, खास करके मैं अपने मिथिलांचल यानी कि उत्तरी बिहार के जो भी स्टूडेंट है उनका एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब मैं अगर हायर एजुकेशन जो मैंने प्राप्त किया तो उसके तहत मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। और यहाँ हर हमेशा लोग ये कहता है कि यहाँ मूलभूत चीज़ों की कमी है, फंडामेंटल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वह इंडस्ट्री का हो या कृषि आधारित उद्योग का हो, उसमें बहुत ही कमी है। तो इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं और कईयों को रोजगार दे सकते हैं, इसके बारे में कुछ आप बताइए जिसमें लोगों में पॉजिटिव सोच आवे। देखिए, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि किसी भी समय में समाज के हर एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है, उसके लिए कुछ न कुछ अलग करना पड़ेगा। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की और विपरीत परिस्थितियों का, तो जो विपरीत धारा में तैर के बाहर निकलते हैं वही योद्धा होते हैं। जी जी बिल्कुल सही बात कहा सर जी ने। धारा के साथ मुर्दे बहा करते हैं, धारा के विपरीत
जो जिंदा होते हैं वो बहते हैं। वो बहते हैं। तो धारा के विरुद्ध लड़ना होगा। जो परिस्थिति है वो एडवर्स कंडीशन है, उस एडवर्स कंडीशन में ही खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम खुद को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमारे डिटर्मिनेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। सोसाइटी का कोऑर्डिनेशन चाहिए और खुद का डिटर्मिनेशन चाहिए। अपने यहाँ सोसाइटी ने आंख बंद कर रखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र गवर्नमेंट जॉब ही दिख रहा है और सिर्फ और सेल्फ अपने लिए और खुद की बात कर रहे हैं। इसी देश में दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, जो युवा हैं वो जॉब के अलावा दूसरे कामों में आ रहे हैं। इसलिए उन राज्यों से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर डेवलप हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रोजगार पैदा हो रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पैदा हो रही है। यदि सारे लोग जॉब में चले जाएंगे तो फैक्ट्री कौन खोलेगा? तो जैसा कि सर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट खास करके जो है सो पशुपालन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी अहम रहा है, और अभी के हालात में हम देख रहे हैं कि हम आयातक हैं न कि निर्यातक हैं। यानी कि दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट को हम मंगवाते हैं अपने स्टेट के अंदर भी और डिस्ट्रिक्ट अंदर में भी, जो कि यहाँ पशुपालन एक बहुत बड़ा व्यवसाय रहा है। तो फिर हम क्यों निर्यातक नहीं बन पा रहे हैं, क्यों हम सिर्फ आयातक ही हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक तो जो गव विकास डिपार्टमेंट का भी डेटा है कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में रोज 60 लाख रुपए का मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट दूसरे जिला से आता है। सुन लीजिए आप लोग, जैसा कि ये कि नॉलेज वाली बात है कि क्या कहे सर जी, 60 लाख रुपए का 60 लाख रुपये का यहाँ जो है सो मिल्क का जो है सो मार्केट है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये और जो कैटल डेंसिटी है, जो पूरे बिहार में सबसे अधिक जो गाय और भैंस की घनत्व है वो मधुबनी में सबसे अधिक है। लेकिन इसमें अनप्रोडक्टिव कैटल का हिस्सा बहुत बड़ा है। अनप्रोडक्टिव कैटल का बहुत बड़ा हिस्सा होने के कारण क्या हुआ कि कैटल तो बहुत ज़्यादा है, पशु बहुत ज़्यादा है, जी बिल्कुल, दूध बहुत कम है। और दूध की जैसा कि प्योरिटी के मामले में भी कभी कभी जो है सो बात छिड़ती रहती है कि जो भी यहाँ के किसान या जो भी डेयरी उत्पाद से जुड़े हुए हैं वह उत्पाद में प्योरिटी नहीं दे पा रहे, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? ये एक बड़ा क्षणिक प्रॉब्लम है, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है। वो इसलिए टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है कि दूध का उत्पादन कम है, डिमांड ज़्यादा है, लोग मिलावट अधिक करते हैं। यदि आज यहाँ और कीमत कम है, यदि कीमत और उत्पादन दोनों मिलने लगे, उत्पादन बढ़ जाए और कीमत मिलने लगे, तो वो जो मिलावट अपने आप कम हो जाएगा। तो आज के युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप अपना अच्छा विचार यानी कि अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ आप हमारे दर्शकों को बोलिए जिससे कि उनमें पॉजिटिव विचार आवे। मुझे लगता है कि आज के युवाओं को संगठन बनाना चाहिए और संगठित होकर संगठित प्रयास करना चाहिए। और पशुपालन का तो इतना बड़ा एरिया है जिसमें एग्रीकल्चर और एलाइड, अब उसके साथ साथ डेयरी है, फार्मिंग है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, शहद पालन है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए तो आज बड़े बड़े शहरों में जा कर के वो जितनी बड़ी भी नौकरी कर लें उनसे अधिक उपार्जन का और उससे अधिक बड़े प्लेटफॉर्म पे करने का यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी कि आपका कहना है कि उद्यमी बनना चाहिए जिससे कईयों को खुद का स्वरोजगार के साथ साथ कईयों को रोजगार मिलना चाहिए। क्या? निश्चित रूप से वो उद्यमी बनना चाहिए। और जब आप में वो उद्यमशीलता आती है तो सिर्फ आप अपना ही रोजगार नहीं देखते हैं, आपके साथ साथ एक बहुत बड़ी पीढ़ी को रोजगार मिलता है और एक साथ एक बड़ा संगठन तैयार होता है। इससे हमारे सामाजिक जीवन में स्टेट यानी कि राज्य स्तर पर, देश स्तर पर तो हमारा कंट्री तो जरूर डेवलप करेगा इसी कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, निश्चित रूप से इससे डेवलपमेंट काफ़ी बढ़ेगा। सोसाइटी में जो अभी जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। यदि संगठित रूप से करेंगे तो उसका शिक्षा के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, समाज के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि सर आप अपना सा यूनिटी दिखाइए कि किस प्रकार आप यहाँ वर्क करते हैं जिसमें लोगों को कम से कम यह समझने का ज़रूरत महसूस हो कि हम जो भी दिखा रहे हैं कि सही दिखा रहे हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, एक साथ, अभी तो बस शुरुआत है, 2 साल पुराना। अच्छा सर, ये आप यहाँ जो यूनिट लगाए हैं जो भी डेयरी फार्मिंग का हो या जो भी, तो यह कब से शुरुआत हुई थी आपकी? ओपनिंग कब हुआ था इसका? अभी 2 साल हुए हैं और इन 2 सालों में हमारा प्रयास ये है कि हम एक साथ ढेर सारी चीज़ों कहने का अर्थ ये है कि शहद पालन है, सब्जी का उत्पादन है, डेयरी का है, साथ साथ हमने कुछ वो कड़कनाथ मुर्गा भी डाला है। तो पॉलिसी और सबों को एक साथ मैं चाहता हूँ एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आऊँ। तो इसका उत्पादन और विपणन दोनों आप किस प्रकार करते हैं? अभी हमने क्या किया, उसमें उच्च गुणवत्ता के स्तर को उच्चतम रखा है जिसके कारण हमें मार्केट में बेचने की समस्या नहीं आ रही है।
जी जी, जैसा कि आपने सुना कि जब कभी भी आप अपना प्रोडक्ट अगर अच्छी प्योरिटी के साथ मार्केट में सप्लाई देते हैं तो आपका दबदबा हमेशा बना रहेगा। तो सर थोड़ा सा आप दिखलाने की कोशिश कीजिए और हमारे दर्शक को भी दिखाइए कि क्या क्या आप यूनिट लगा रखे हैं और किस प्रकार लगा रखे हैं। आइए बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखिए सर क्या दिखा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था और सर खुद बताएं कि ये फिलॉसफी से जो है सो है और इनकी जो सोच है जहाँ से लोग सोचना बंद कर देते हैं, कहा जाता है कि सर एक मिनट, जैसा कि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ से लोग सोचना बंद कर देते हैं वहाँ से फिलोसफर जो है सोचना शुरू करते हैं। इसके बारे में क्या है? नहीं इसको आप इस तरह से कहिए कि फिलोसोफर जो होता है वो दर्शन शास्त्र है। जी, जी, हमें बिल्कुल। देखने का ही शास्त्र मैंने पढ़ा जी है। जी, देखने की नज़रिया जो है सो आपको चेंज कर देगा। जो आप जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वह क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति को जो है सो सर अपनी भाषा में जो है सो डिस्प्ले कर सकते हैं। हाँ, मैं तो कोशिश करता हूँ कि किसी भी चीज़ों को के विभिन्न आयामों के साथ कैसे दिखा पाऊँ, कैसे समझ पाऊँ, और यही हमें पढ़ाया भी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आइए अब मैं आपको कुछ अपने जानवर दिखाऊँ। ये देखिए, ये मुर्गा है। ये क्या कहें सर? ये मुर्रा नस्ल के भैंसे हैं। ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। हाँ, ये तीनों ही मुर्रा नस्ल, जो इसको मैंने करनाल से लाया था। तो इसकी उत्पत्ति वैसे कहाँ से है सर? हाँ, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो हरियाणा है। अच्छा अच्छा, ये हरियाणा का, इसे मुर्रा नस्ल बोला जाता है। हम्म। और इसे दुग्ध उत्पादन की क्षमता कितनी है? इसकी 17 लीटर दोनों टाइम में है। दोनों टाइम में 17 लीटर। और यहाँ के इन्वायरमेंट, खास करके उत्तरी बिहार का इन्वायरमेंट में ये किस प्रकार जो है सो डेवलप कर पाती है? ओवरऑल भैंस जो है वो इंडिया का इंडिजीनियस ब्रीड है, तो इससे कहीं भी सेटल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ के इन्वायरमेंट में ये 100% अकोमोडेट तो करती है। जैसा कि सर आपने ये बताया कि ये मुर्रा नस्ल की है और दूसरी वैरायटी हाँ, जो आपके पास में अवेलेबल है वो दिख रही। ये 3 मुर्रा नस्ल की भैंसें ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों नस्ल जो है सो मुर्रा नस्ल की भैंस है, जो कि काफ़ी दुग्ध उत्पादन की क्षमता रखती है और ये हरियाणा का जो है सो मूल स्थान माना गया है। ये यहाँ की लोकल ब्रीड है, जिसे कमलाकात बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक भैंस यहाँ है। क्या सर इसका क्या नाम बताया ये कमलाकात बोलते हैं, ये यहाँ की लोकल ब्रीड है। ये यहाँ की लोकल ब्रीड है, जो कि उत्तरी बिहार, खास करके मधुबनी क्षेत्र में या दरभंगा क्षेत्र में या जो मिथिलांचल क्षेत्र में जो है इस प्रकार की नस्लें पाई जाती है। और इसकी दूध उत्पादन की क्षमता कितनी है सर? ये भी लगभग 12 लीटर दूध देती है। 12 लीटर दूध देती है। ये सारी वो हॉलिस्टियन फ्रीजियन है। जी, क्या कहे सर? कि हॉलिस्टियन फ्रीजियन। अच्छा, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि HF नस्ल की गायें हैं और इनकी दूध उत्पादन क्षमता कितनी है सर? ये 22-23 लीटर दूध देती है। जैसा कि आपने सुना कि 22-23 लीटर जो है सो दूध उत्पादन करती है। और सर जी और कुछ ये देखिए, ये साहिवाल है। ये जैसा कि देख लीजिए ये। अच्छा सर जी, जैसा कि साहिवाल के नाम पर लोगों को ठगा भी जाता है, किसानों को, हाँ। उसके बारे में कुछ ऐसी पहचान बताइए जिससे किसान जो है सो ठगाए नहीं। एक तो साहिवाल का हंक होता है, ये इसे हंक बोलते हैं। ये कुल्हा अच्छा, जिसको जैसे बोलते ये हैं। कुबर निकला उसे हंक बोला जाता है। और ये पर्दा काफी बड़ा होता है। ये जो इसके ये पर्दा देख रहे हैं, ये काफी बड़ा होता है। ये पर्दा काफी बड़ा होता है। अच्छा, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि ये पर्दा यहाँ पर झालर बोला जाता है, उसका झालर जो है सो काफ़ी बड़ा होता है और यही पहचान है इस नस्ल की साहिवाल गाय की। और इसके बाद क्या दिखाना चाहेंगे सर आप? ये देखिए, ये हमारी फ्रीजियन है, फ्रीजियन नस्ल की गाय हैं। और यहाँ एक मैं आपको अपनी वो स्पेशल गाय दिखाता हूँ। जी जी, गिर बिल्कुल नस्ल। बिल्कुल। अच्छा, गिर। अच्छा, गिर। ये गिर नस्ल की गाय है। ये गिर है, गिर। तो ये कहाँ की? ये गुजरात के गिर, भावनगर गिर जो जंगल है, अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ से ये गाय आती है। ये इंडिया की इंडिजीनियस ब्रीड है, इसका काफ़ी डिमांड है। अच्छा। और ये इसकी इसके दूध में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसके दूध काफ़ी महंगे बिकते हैं। काफ़ी महंगे बिकते हैं। तो जैसा कि इसका इस नस्ल की गाय की जो दूध की उत्पादन जो है कितनी होती होगी? लगभग 12-15 लीटर। 12 से 15 लीटर जो है सो गिर नस्ल की गाय जो दूध देती है। इसके बाद सर आप क्या दिखाना चाहेंगे? अब आइए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आपकी सोच सर के माध्यम से, आपका जो सोच है नेगेटिव सोच, उस सोच को आज मैं पॉजिटिव में बदल दूंगा। और सर जी का कृपा दृष्टि है कि जिन्होंने कीमती टाइम हमारे लिए निकाला और आप लोगों के लिए भी मैं कर सकता हूँ। वो ये कड़कनाथ मुर्गा है। जैसा कि ये कड़कनाथ मुर्गा, सर जी जैसा कि इसका उत्पत्ति MP माना जा रहा है, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाया जाता अच्छा, है। ये छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके मीट में सामान्यतः जो चिकन है उसके मीट में 18% फैट है। अच्छा, जैसा कि सर जी जैसा कि कैमरामैन आप इधर दिखा सकते हैं कि ये कड़कनाथ मुर्गा वैसे बोला जाता है सर। हाँ। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि चिकित्सीय भाषा में
कि इसमें औषधीय गुण पाया जाता है, क्या हाँ, ये सही बात है? हाँ हाँ, वो औषधीय गुण है। अब पहली बात तो ये कि इसमें फैट मात्र 0.1% है और जो प्रोटीन लेवल है वो 30% है, जबकि सामान्य चिकन में प्रोटीन लेवल 12 से 13% है और फैट बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसका इसका अंडा भी काफ़ी महंगा है। अंडा का क्या रेट है सर? अभी हम लोग तो 40 रुपये दे रहे हैं 40 रुपये। और इसका जो मीट वगैरह जो और हमने यहाँ का रेट अभी 1000 रुपये के जी रखा है। ये कड़कनाथ चिकन का मीट का क्या रेट है? 1000 रुपये के जी। 1000 का जो है सो मीट जी। इसका बिकता है, जो इसमें औषधीय गुण पाया जाता है। अगर जो बीमार व्यक्ति है इस मीट का सेवन कर सकता है क्या सर? हाँ हाँ, निश्चित रूप से। और उसमें एक और हमने वो चिकित्सित रखने के लिए किए, देखिए ये तीतर है। क्या सर? तीतर है। थोड़ा अंदर जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। सर आप भी आइए। जैसा कि अभी आप देख पा सकते हैं कि उधर इसे तीतर बोला जाता है। हाँ हाँ, ये तीतर है और ये तीतर का जो मीट है ये इसका जो मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये भी औषधीय गुण से भरपूर है। इसमें जितने भी एंटीबायोटिक का जो कल्चर है वो तीतर के एक सेल से ही बनाया जाता है। और यदि किसी भी पेशेंट को एंटीबायोटिक का उपयोग करते करते रेसिस्टेंट पावर यदि बढ़ गया है, यदि वो तीतर के मीट का सेवन करता है तो उससे एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंस को कम कर देगा। तो इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है तीतर का। जैसा कि कैमरामैन इधर दिखाइएगा, सर जी का कहना है कि इस तीतर के मीट में क्या बताए थे सर मेडिसिनल? एक तो जो इसमें जो एंटीबायोटिक के कल्चर वगैरह हैं वो तैयार किया जाता है, यानी कि इसमें एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है। हाँ, हाँ। जो कि काफ़ी भरपूर मात्रा में। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा सुपाच्य होता है, बहुत ज़्यादा सुपाच्य होता है। तो जिसे भी डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम है वो तीतर का मीट खा सकता है। ये बहुत सुपाच्य है और इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, इसलिए इसका हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है। जी सर। अब आगे कुछ